हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर। सभी ने उसके नज़र को फॉलो किया और एकांश ने स्मोक करते हुए बिल्डिंग को देखते हुए कहा, किसी के खून पसीने की मेहनत है। दैविक ने बिल्डिंग को देखते हुए एकांश से कहा, मल्हार आर्यन है ना? एकांश ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और दैविक ने कहा, वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ना? विध्वंस ने दैविक को घूरते हुए कहा, उसका सबसे अच्छा दोस्त मैं हूँ। एकांश ने विध्वंस की बात पर हल्का सा हंस कर कहा, ऐसे रिएक्ट मत किया कर, लोगों को लगेगा कि मैं गे हूँ। विध्वंस ने एकांश को देखा और जाकर बैठते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। एकांश ने विध्वंस के जलन पर हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे देखा और उनके कानों में गाना बजने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे सुन दीपक ने उठते हुए कहा, क्या ये लोग संगीत की तैयारी कर रहे हैं? विध्वंस ने कुछ देर गाने को सुना और उठते हुए कहा, मेरी ज़रूरत है वहाँ पर। इतना कहकर विध्वंस बालकनी से होते हुए कमरे में आए, जिसके पीछे वो तीनों भी चले आए और एकांश ने परफ्यूम उठाकर खुद में छिड़क लिया ताकि सिगरेट के स्मेल मौली को पता न चले, और तीनों कमरे से निकलते हुए नीचे आ गए, जहाँ नीचे एक बड़े से कमरे में सारी लेडी बैठी हुई थी और वो लोग संगीत की तैयारियों में लगे हुए थे, जहाँ जीवा और मिली अनिका के साथ मिलकर उन दोनों को डांस परफॉर्मेंस सीख रहे थे और महक भी वहीं पर खड़ी हुई थी, जहाँ मौली बड़े ही इंटरेस्ट के साथ डांस को देख रही थी। तब एकांश ने आकर उसके बगल में बैठते हुए कहा, तुम्हें डांस करना है? मौली ने चौंकते एकांश को देखा, कहा, यहाँ पर लड़कों को आना अलाउड नहीं है। जिसकी बात पर सभी मौली को देखने लगे और उनकी नज़र दीपक और एकांश पर चली गई, जिन्हें देखते हुए सभी लोग हैरान हो गए। और विध्वंस ने अंदर आते हुए कहा, अरे भाई, लड़की और लड़के का भी एक सोलो होना चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा। तो हम लोगों को भी डांस सिखाओ। संगति ने आकर विध्वंस को पीछे करते हुए कहा, दुल्हे साहब जरा कदम पीछे रखे। संगति के पीछे खड़ी प्रतिका को देखते विध्वंस ने संगति से कहा, साइड हो जाओ, मुझे अपनी बंदी के साथ डांस करना है। प्रकृति ने आकर विध्वंस के कान को पकड़ते हुए कहा, कौन बंदी? नाम उसका वर्तिका है, वर्तिका कहो। विध्वंस ने प्रकृति के बात पर वर्तिका से कहा, हे वर्तु, तुम मेरी बंदी हो ना, सबको बताओ। वर्तिका ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। विध्वंस से प्रकृति के कान चुराते हुए वर्तिका के सामने आकर कहा, तुम मेरी सोनपरी हो, मेरी सोनपरी। मिली ने उन लोगों के बीच में आते हुए विध्वंस कहा, आपको यहाँ रुकने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर, आपको भाभी के साथ एक डांस करना होगा जो परफेक्ट होना चाहिए। विध्वंस अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तो मैं डरता नहीं हूँ, मैंने प्रैक्टिस करके रखी है। वर्तिका और बाकी सब हैरानी से विध्वंस को देखने लगे और संगति ने हैरान होते हुए कहा, प्रैक्टिस करके रखी है? विध्वंस ने जाकर बेस के ऊपर रख फोन को पकड़ते हुए कहा, हाँ, मैंने डांस सीखा है, बहुत मुश्किल से, तो मैं उसी में डांस करूंगा। एकांश ने ताली बजाते हुए कहा, मेरे दोस्त, मुझे तुझ पर प्राउड है, दिखा जरा तेरा डांस। एकांश की बात पर विध्वंस ने करते हुए अपना सिर हिला दिया और म्यूजिक प्ले किया और आकर वर्तिका से कहा, सुन लो गाना अच्छे से। वर्तिका ने सॉन्ग को सुना और खुश होते हुए कहा, ये सॉन्ग तो मैं कल ही सुन रही थी। विध्वंस ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो हमारे थॉट्स कितने ज़्यादा मिलते हैं। मिली ने उन लोगों की बात पर कहा, स्टेप मिलते हैं या नहीं, ये देख लेते हैं। विध्वंस ने मिली को मुंह बनाते हुए देखा और विध्वंस ने म्यूजिक के साथ वर्तिका के गाल को खींचते हुए उसे अपनी तरफ खींचा, जिस पर बीच में ही गाना रुक गया तो सभी उस तरफ देखने लगे, जहाँ पर ऋतिक मृत्युंजय खड़े हुए थे और ऋतिक के हाथ में बॉक्स का वायर था, जिसे देखते हुए प्रकृति ने उसके पास आकर कहा, तुम्हारी क्या दिक्कत है? ऋतिक ने जवाब में कहा, मुझे पता है कि औरतों को बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। प्रकृति ने ऋतिक की बात पर कंफ्यूज होते हुए कहा, एक्साइटमेंट? किस चीज़ की एक्साइटमेंट? ऋतिक ने आंखें रोल करते हुए सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी डांस की एक्साइटमेंट, कमरे में कुछ और चीज़ की एक्साइटमेंट, शादी में कुछ और चीज़ की एक्साइटमेंट। प्रकृति ने ऋतिक के मुंह पर हाथ रखा और दांत पीसते हुए कहा, ऋतिक खन्ना, ये तुम्हारा पर्सनल बेडरूम नहीं है। ऋतिक ने प्रकृति के हाथ को मुंह से हटाते हुए कहा, एग्जैक्टली, ये पूरा घर है, जो कि तुम्हारे डांस का मंच नहीं है। मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस भोपू की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। बंद करो इसे, सुबह प्रैक्टिस करना। विध्वंस ने आकर ऋतिक के सामने खड़े होते हुए कहा, डैड। ऋतिक ने विध्वंस को इग्नोर किया और लेडीज गैंग की तरफ कहा, अब आप सभी सिर्फ और सिर्फ रस्मों के वक्त मिलेंगे, बाकी अब वक्त हवेली के दूसरे मंजिल पर रहेंगे। विध्वंस ने ऋतिक की बात पर हैरान होते, क्या बंटवारा क्यों कर रहे हो आप? ऋतिक ने जवाब में कहा, क्योंकि रस्म शुरू होने से पहले दूल्हा और दुल्हन नहीं मिलते।
विध्वंस ने ऋतिक की बात पर नाराजगी से कहा, आपने तो मॉम से सीधा शादी की थी। ऋतिक ने कंधे चढ़ाते हुए कहा, अगर तुम भी इसी तरह शादी कर लेते तो ये सब नहीं होता। तुम्हारी गलती है जो तुम रस्मों के साथ शादी कर रहे हो, तो तुम्हें रस्मों को फॉलो करना होगा। मृत्युंजय ने ऋतिक को घूरते कहा, तुम इनडायरेक्टली अपने बेटे को ये भड़का रहे हो कि गन पॉइंट पर शादी कर लेनी चाहिए। गन पॉइंट पर शादी कर लेनी चाहिए थी। महक ने उन लोगों के बीच में आते हुए, बस कीजिए, सारे पोल खोल दो यहीं पर। सुहाना, जीवा, मौली, अवधि और मिली ने वहां आते हुए कहा, ये कौन सी बात है गन पॉइंट पर। महक ने घूर कर ऋतिक और मृत्युंजय को देखा और कहा, बताओ इन्हें भी। एकांश ने महक की बात सुनकर कहा, डोंट वरी मॉम, मैं अपनी इरिश को सब कुछ कमरे में आराम से बता दूंगा। चलो इरिश। इतना कहकर एकांश मौली को खींचते हुए अपने साथ लेकर चला गया, जिसे सभी ने जाते हुए देखा और अव्यक्त ने वहां आकर अवधि से कहा, हे मुझे नींद आ रही है, चलो। इतना कहकर अव्यक्त अवधि को खींचते हुए अपने साथ लेकर चला गया, जिन्हें जाता हुआ देखकर दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा, बड़े रोमांटिक औलाद पैदा किया है फूफा जी ने। मृत्युंजय ने दीपक के खुशफुसाहट पर उसे देखा और कहा, तो तुम्हें अकाले में पैदा किया था, रोमांटिक में पैदा नहीं किया था। तो दीपक ने मृत्युंजय की बात पर मुंह बना लिया और ऋतिक ने विध्वंस से कहा, कमरे में जाओ। विध्वंस ने वर्तिका की तरफ देखा, जिस पर ऋतिक ने उसके कंधे को पकड़ उसे आगे की तरफ धकेलते हुए कहा, जाओ। विध्वंस ने आंखें रोल करते हुए चला गया, जिसके जाने के बाद ऋतिक ने बाकी लेडी से कहा, सीखना है तो सीख लो, लेकिन आवाज़ थोड़ा कम करना। फिर प्रकृति से कहा, चलो मुझे नींद आ रही है। प्रकृति ने ऋतिक को घूरते हुए कहा, तो जाकर रुई डालकर सो जाओ ना। ऋतिक ने हल्की शरारत से प्रकृति को देखा, तब पीछे से सारी लड़कियां हुटिंग करने लगी। तब प्रकृति ने उन्हें घूरते हुए कहा, क्या क्या हुटिंग कर रहे हो। हाँ, संगति ने प्रकृति को आगे पुश करते हुए कहा, डैड बड़े रोमांटिक हो रहे हैं मॉम। ऋतिक ने प्रकृति के हाथ को पकड़ संगति से कहा, कल मॉर्निंग में उसे परेशान मत करना। इतना कहकर ऋतिक प्रकृति को लेकर चला गया, जिसके जाने के बाद मृत्युंजय महक को देखने लगा, जिसकी नज़र में महक ने कहा, मैं आ रही हूँ, जाइए। मृत्युंजय मुस्कुराते हुए यहाँ से चला गया, जिसके जाने के बाद समृति ने महक से कहा, मॉम डैडा को ज़्यादा इंतजार मत करवाओ। महक ने समृति की आंखें दिखाते हुए, चुप करो और सभी लोग चले जाओ कमरों में। बाकी कल सुबह हम सभी घूमने निकलेंगे और परसों से बिजी हो जाएंगे, इसलिए चले जाओ, अच्छी नींद ले लो, ट्रेवल से आए हो। महक की बात पर सभी ने अपना सिर हिलाया और प्रैक्टिस बंद करते हुए सभी वहां से अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। वहीं अव्यक्त के कमरे में अवधि अव्यक्त के कमर पर बैठी उसे घूर रही थी, जिसकी घूरती हुई नज़र पर अव्यक्त ने अवधि को थोड़ा नीचे करते हुए उसके सिर के पीछे हाथ रख उसका चेहरा सामने करते हुए कहा, आई वॉन्ट मेक यू अनहैप्पी। अव्यक्त की बात सुन अवधि ने आंखें सिकराते हुए कहा, अब इसका क्या मतलब है। अव्यक्त ने अवधि के कमर को पकड़ा और झटके से उसे पलटते हुए उसके ऊपर आकर कहा, मतलब मैं तुम्हें पूरी तरह सर्टिफाइड कर दूंगा। ये कहते हुए अव्यक्त ने अवधि के पेट पर अपना वो बड़ा सा हाथ रखा और अवधि के चेहरे का नज़दीक आते हुए कहा, वैसे तुम जो कर रही थे वो था क्या। ये कहते हुए अव्यक्त के हाथ अवधि के ब्लाउज के नज़दीक आ चुके थे, जिसके हाथ को बीच में पकड़ते हुए अवधि ने लाल चेहरे के साथ कहा, धमकी और आप जो अभी कर रहे हो वो क्या हम। अव्यक्त ने धीमे से कहा। अवधि ने अपने लोअर लिप्स को हल्का सा काटा और अपना चेहरा साइड करते हुए कहा, वो गंदी हरकत है। हा हा हा, क्या कहा तुमने, गंदी हरकत। अव्यक्त ने हल्का हंसकर कहा, जिसकी हंसी पर अवधि ने अव्यक्त को आंखें सिकुड़ाते हुए देखा, जिसकी नज़र पर अव्यक्त ने अवधि के गाल को हल्का सा बाइट करते हुए कहा, तुमने कभी महसूस किया कि तुम इस डिम लाइट में कितनी हॉट लगती हो। अवधि ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, पहले कभी मुझे इस डिम लाइट में किसी ने नहीं देखा। अव्यक्त ने अवधि के हाथ को अपने हाथ से हटाते हुए कहा, अवधि तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हें किस नज़र से देखता हूँ। अवधि ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे पता है आप मुझे हवस भरी नज़रों से देखते हो। अव्यक्त की आंखें हल्की से फैल गई, उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, बहुत बकवास था। अवधि ने सर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप किसको पसंद करते थे। अव्यक्त के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल कर वो अवधि को देखने लगा, जिसकी नज़रों पर अवधि ने फिर से पूछा, मुझे हक है ये जानने का, अतीत को प्रेजेंट में नहीं लाना चाहिए, फ्यूचर थोड़ा बिगड़ जाता है। अव्यक्त ने सीधा सा जवाब दिया। अवधि ने कंफ्यूज में अव्यक्त को देखते हुए पूछा, प्लीज़ मुझे बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। अव्यक्त ने अवधि के ऊपर से उठकर बगल में बैठते हुए कहा, अवधि ने उसके हाथ
उसके साथ उठकर बगल में बैठते हुए कहा, मैं पक्का कभी आपसे झगड़ा नहीं करूँगी। अव्यक्त ने उसके हाथ को पकड़ते हुए पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम सच में ये कर पाओगे? अवधि ने सोचते हुए कहा, अगर वो लड़की आपके पास ना होगी तो मैं आपसे झगड़ा नहीं करूँगी। वक्त ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, और अगर कभी भी वो मेरे सामने आ गई तो तब भी तुम यही कहोगी? अवधि ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, ये आपके चेहरे के एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपने उसे देखकर ब्लश किया तो मैं आपको मारूंगी। अव्यक्त ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, व्हाट? तुम मुझे मारोगे? अवधि ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं मारूंगी अगर आपने किसी और को देखकर ब्लश किया तो। अव्यक्त ने अपना सिर नहीं में हिला दिया। तब अवधि ने कहा, मैं गेस करूं कि आप किसको पसंद करते होंगे। अव्यक्त ने कुछ पल अवधि के चेहरे को देखने के बाद कहा, मुझे पता है कि तुम किसको गेस करने वाली हो। अवधि ने सिर हिलाते हुए कहा, तो मैं बताऊं? अव्यक्त ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली, जिस पर अवधि ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आपकी दोस्ती ना जो आज डाइनिंग हॉल में। अव्यक्त ने बीच में अवधि की बात को काटते हुए कहा, हम अच्छे दोस्त थे, मेरे अंदर कभी भी उसके लिए ऐसी फीलिंग नहीं आई। दोस्तों के बीच में जब अचानक कोई तीसरा आ जाए तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी महसूस होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पसंद करता। एज ए फ्रेंड पसंद करता था, लव वाला कोई फंडा नहीं था मेरा। अवधि ने फिर से सोचते हुए कहा, तो फिर मिस त्यागी? अव्यक्त ने आंख सिकराते हुए कहा, यार थोड़े ढंग के लोगों को सजेस्ट करो। मिस त्यागी बहुत अच्छी है, लेकिन लव वाला उनकी तरफ से मैंने कुछ फील नहीं किया। अवधि ने आंखें चढ़ा, तो मेरे दिमाग में और कोई नहीं है, सिर्फ दो लोग थे। और पहली बात, आप उन्हें पसंद करते थे जिन्हें आप पसंद करते थे, या फिर वो आपको पसंद करती थी? अव्यक्त ने कुछ पल चुप रहकर कहा, सिर्फ मैं उसे पसंद करता था। अवधि ने अव्यक्त को देखते हुए पूछा, आप मुझे पसंद नहीं करते? अव्यक्त ने अवधि को आंखें दिखाते हुए कहा, तुमने कहा था ना कि तुम कोई बहस नहीं करोगी। अवधि जल्दी से अपने होठों पर उंगली रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूँगी। अव्यक्त ने अवधि के क्यूट से रिएक्शन पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आई लाइक यू अवधि। अवधि ने अव्यक्त को देखा और फीका सा मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको जो पसंद थी उसके लिए भी आपने यही कहा था कि आपको वो पसंद है, या कहा था कि आपको उनसे प्यार है? अव्यक्त ने अवधि के चेहरे को कुछ पल देखा और अपने एक हाथ में उसके चेहरे को भरते हुए कहा, वो क्या थी, कैसी थी, मैं सब भूल गया हूँ। मुझे सिर्फ एक लड़की याद है, अवधि, सिर्फ अवधि, और मेरी जुबान के हर लफ्ज में सिर्फ एक लड़की का नाम है, अवधि। अवधि ने अव्यक्त की बात पर उसे देखते हुए कहा, अगर जीवन में आप कभी भी उस लड़की से मिले तो मुझे बताइएगा, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या खासियत है उसमें। अव्यक्त ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश होगी, जहाँ भी होगी। शायद उसकी शादी भी हो गई होगी, क्योंकि वो मेरे एज की थी। अवधि ने अव्यक्त की बात सुन पूछा, आप मुझे उसका नाम बताओगे? अव्यक्त ने अवधि के दोनों गालों को अपने हाथों से दबाते हुए कहा, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें मेरी लव लाइफ जानने में? अपने बारे में क्यों नहीं बताती? अवधि ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, जो भी है आपके सामने बता चुकी हूँ। अव्यक्त ने अवधि की बात पर कहा, तुम्हें प्यार करना नहीं आता ना? अवधि ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, आपके अलावा किसी को पसंद किया ही नहीं, तो मुझे क्या पता लड़कों को क्या पसंद है। अव्यक्त ने अवधि के हाथ को पकड़ अपने गले में डालते हुए कहा, मैं सिखाता हूँ ना तो कि तुम्हारे पति को क्या पसंद है, लड़कों से क्या लेना देना। अवधि ने अव्यक्त गाल पर हल्का सा किस करते हुए कहा, क्या आप मुझसे कभी प्यार करोगे? अव्यक्त ने अवधि के चेहरे के नज़दीक उसके कान पर हल्का सा किस करते हुए कहा, माय वे। ये कहते हुए अव्यक्त ने अवधि के गले पर बाइट किया, जिस पर अवधि ने अव्यक्त को रोकते हुए कहा, मेरा मन नहीं। अव्यक्त रुक गया और थोड़ा चौंकने के बाद सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ये कहते हुए अव्यक्त ने अवधि के गाल पर हाथ रखा और किस करते हुए उठकर बाथरूम में चला गया। अवधि ने जाते हुए अव्यक्त को देखा और खुद से कहा, शायद क्या होता है, मतलब मैं सिर्फ इनकी पसंद बनकर रह जाऊंगी। ये कहते हुए अवधि की आंखों में नमी आ गई और वो ब्लैंकेट को ओढ़ते हुए सो गई। वहीं अव्यक्त बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार अवधि का चेहरा आ रहा था, जिस पर अव्यक्त ने वॉल पर अपना एक हाथ रखते हुए अपनी गर्म सांसों के साथ कहा, व्हाट द फक इज दिस अट्रैक्शन टू हर अवधि? हाँ, ये कहते हुए अव्यक्त गहरी सांस भरने लगा। उसके कान और गला पूरी तरह से लाल पड़ गए और
है, जहां उसने शावर बंद किया और टॉवल कमर पर लपेटते हुए कमरे में आ गया। उसकी आंखों के सामने अवधि की पीठ थी, जिसे देखते हुए अव्यक्त ने अपने कान को हल्का सा सहलाया और बिस्तर पर आ गया। अवधि की आंख लग गई थी, क्योंकि ट्रैवल और यहाँ पर वहाँ घूमने के चक्कर में वो थक गई थी। जहाँ अव्यक्त के ठंडे शरीर को स्पर्श को अपने पीठ पर महसूस करते हुए अवधि ने नींद में करवट बदलते हुए अव्यक्त के सीने पर हाथ रखा, जिसके गर्म हथेली के कारण अव्यक्त के गाल लाल हो गए। जहाँ अव्यक्त अवधि के चेहरे को देखने लगा, उसके चेहरे को हर एक निशान और गालों पर बने पुराने पिंपल्स के निशान, जो कि बहुत गौर से देखने पर दिखते थे, उन्हें छूने लगा। जिसके हाथ के स्पर्श पर अवधि ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, प्यार नहीं करते मुझसे, प्यार नहीं करते, और क्यों मैं इतनी बुरी हूँ? अव्यक्त ने अवधि की बड़बड़ाहट को सुनते हुए अवधि ने को अपने सीने से लगा कहा, तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो, और धीरे धीरे मैं भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में आंखें तुम्हें तरसती हैं, तुम्हें परेशान देखकर खुद भी परेशान होने का मन करता है, तुम्हें हर वक्त आंखों के सामने रखने का मन करता है। ऑफिस में काम के वक्त तुम्हारा कॉल मैसेज का इंतज़ार रहता है, पर तुम करती नहीं हो, और मैं करता हूँ तो रिप्लाई नहीं करती। तुम कितनी बुरी हो, पर अच्छी वाली बुरी हो। ये कहते अव्यक्त ने अवधि के गाल पर चूम लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।